नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल गुरुकुल शिक्षा में। दोस्तों, जो आज की वीडियो आई है वो आपके बाल मनोविज्ञान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर आधारित है, जो कि हमने इसलिए आपके वन लाइनर क्वेश्चन इसमें चुने हैं जिसमें कम समय में आपको अधिक से अधिक क्वेश्चंस की तैयारी हो सके, क्योंकि आपका एग्जाम नज़दीक आ रहा है। जहाँ तक हो सकता है आपका यूपी टेट का एग्जाम फरवरी से लेकर मार्च के फर्स्ट वीक तक हो सकता है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम ऐसे ही क्वेश्चन आपके लिए लाते रहेंगे और भी सब्जेक्ट के, और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दें। चलिए देखते हैं आज के प्रश्नों को। आज का आपका पहला प्रश्न है, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है, काफ़ी बार आ भी चुका है, तो इसमें डाउट नहीं। विलियम वुंड और विलियम जेम्स में काफ़ी लोग डाउट हो जाते हैं, तो विलियम जेम्स ही राइट आंसर होगा। आप डाउट में बिल्कुल ना रहें। अगला प्रश्न है आपका, ईगो लिबिडो का अर्थ है, तो इसका अर्थ होता है आत्म प्रेम। अगला प्रश्न आपका, शिक्षण विधियों तथा शिक्षण नीतियों में क्या अंतर होता है। तो जब प्रश्न आपसे बनेगा तो ऑप्शंस भी आपको दे रखे होंगे, उस पर आप बिल्कुल भी डाउट ना करिएगा। तो शिक्षण विधियों और शिक्षण नीतियों की दोनों की अलग अलग बात कर रहा है, तो इसमें अंतर किस चीज़ का होता है, तो अंतर होता है उद्देश्यों का। अगला प्रश्न है आपका, सुपर ईगो का विकास किस मनोलैंगिक अवस्था में सबसे अधिक होता है, तो वो है अव्यक्त अवस्था। अगला प्रश्न है आपका, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि चेतन मन के साथ साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए, तो वो आपका कहा है सिगमंड फ्राइड ने। ये जो एक जो कथन टाइप के आते हैं, ये काफ़ी एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए मैंने 2-3 इसमें कथन मिल रखे हैं आपके, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है आपका, बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा मनोविज्ञान के किस संप्रदाय ने दी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मनोविश्लेषणवाद ने। यहाँ पर वाद होगा। अगला प्रश्न है आपका, मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, ये किसने कहा है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा एनालिसिस करने के बाद मैंने ये लाइन आपको चूज़ किया आपके क्वेश्चंस के लिए। तो ये कहा है मैकडूगल ने। क्या कहा है, आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान ही मनोविज्ञान है, तो ये मैकडूगल ने कहा है आपका। अगला है, मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। देखिए, ये दोनों लाइनें कुछ कुछ एक सी लगेंगी आपको। आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, ये तो कहा है मैकडूगल ने, और मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है, यह किसने कहा है, तो यह कहा है स्किनर ने। अगला प्रश्न है आपका, लंबात्मक विधि का अध्ययन किसने किया था, तो ये किया था कार्ल सी गैरिसन ने, लंबात्मक विधि का अध्ययन किया था। अगला प्रश्न है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्ले वे पुस्तक के रचयिता कौन है। ये जो प्ले वे पुस्तक लिखी है, इसके रचयिता कौन है, ये है कार्डवेल कुक। पुस्तकों के बारे में भी काफ़ी प्रश्न बनते हैं, जो मोस्टली बच्चे भी गलत भी कराते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है पर नोट डाउन जरूर करते चलें आप दोस्तों। और अगर आपको किसी और टॉपिक के बारे में अगर कोई वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम उस पर भी आपकी वीडियो बनाकर आपके सामने ले आएंगे। अगला प्रश्न है आपका, शिक्षा का केंद्र बिंदु किसको माना जाता है। बहुत इजी है, लेकिन काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जब शिक्षा का केंद्र बिंदु की बात आती है तो कभी कभी ऑप्शन में दे रखा है बालक, अध्यापक और शिक्षण सामग्री, तो इसमें बच्चे गलत कराते हैं। मोस्टली बच्चे लगाते हैं शिक्षण सामग्री को, लेकिन नहीं होना चाहिए। शिक्षा का केंद्र बिंदु जो माना जाता है वो बालक को माना जाता है। अगला प्रश्न है आपका, किस विधि में प्रयोग के दौरान व्यक्ति का मस्तिष्क 2 भागों में विभाजित होता है, जिसमें एक भाग निरीक्षण करता है तथा दूसरे भाग का निरीक्षण किया जाता है। आपको याद रखना है, मस्तिष्क के 2 भाग हो जाते हैं, जिसमें एक भाग का निरीक्षण करना होता है और दूसरे भाग का निरीक्षण किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा अंतःदर्शन विधि। अगला प्रश्न है आपका, स्किनर जो है वो किस देश के वैज्ञानिक है, तो स्किनर जो है अमेरिका के वैज्ञानिक हैं, और स्किनर ने किस सिद्धांत की खोज की थी, वो की थी क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। आप को याद रखना है, क्रिया प्रसूत का अनुबंधन का सिद्धांत इन्होंने जो बताया था वो स्किनर ने ही बताया था। अगला प्रश्न है आपका, व्यवहार के निरीक्षण द्वारा किसी के मानसिक दशा का पता लगाना किस विधि की विशेषता है। देखिए, यूपी टेट में प्रश्न आप सोचे सीधे सीधे नहीं बनते हैं, हमेशा प्रश्नों को घुमाकर आपके सामने रखेगा, तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद ही आप अपना आंसर लगाइए। तो प्रश्न आपसे पूछ रहा है, व्यवहार के निरीक्षण द्वारा किसी के मानसिक दशा का पता लगाना, मानसिक दशा के पता लगाने की बात कर रहा है, तो किसके द्वारा किया जाता है, निरीक्षण के द्वारा। भाई सीधी सी बात है, जब आप किसी का निरीक्षण करेंगे तभी तो पता लगा पाएंगे उसकी मानसिक दशा का। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा है, इंपॉर्टेंट है, ये अरस्तु ने कहा है। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान अरस्तु का। देखिए ट्रिक ये है, आत्मा का विज्ञान आत्मा आ से और अरस्तु भी आ से हो जाता है, तो आपको इसे याद रखना है।
आत्मा का विज्ञान जो कहा है वो अरस्तु ने कहा है। अगला है आपका शक्ति मनोविज्ञान का प्रतिपादन किसने किया? तो शक्ति मनोविज्ञान का जो प्रतिपादन किया वो वॉल्फ ने किया है। अगला प्रश्न है आपका सबसे प्रभावशाली प्रश्नावली का निर्माण किया। सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण जो किसने किया था वो किया था वुडवर्थ ने। प्रश्नावली का निर्माण की अगर बात कर रहा है तो आपको याद रखना है वुडवर्थ ने किया था। मनोविज्ञान को सर्वप्रथम विज्ञान का दर्जा दिलाने वाली विधि कौन सी है? तो वो है प्रयोगात्मक विधि, प्रोजेक्ट विधि इसको कहते हैं। इसने ही सबसे पहले विज्ञान का दर्जा दिलाया था मनोविज्ञान को। बही दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था? जो बही दर्शन विधि है उसका प्रतिपादन किसने किया था? तो वो किया था वाटसन ने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला। साइकिल चलाने वाला यदि स्कूटर चलाना सीख लेता है तो किस प्रकार का स्थानांतरण है? देखिए, साइकिल चलाने वाला अगर एक आदमी है और उसने स्कूटर चलाना सीख लिया है तो ये धनात्मक स्थानांतरण है। लेकिन कैसे? देखिए, धनात्मक स्थानांतरण कब होता है? जो आपकी पूर्व में सीखी हुई चीज़ है, और जैसे आपकी पूर्व में सीखी हुई चीज़ क्या थी? साइकिल चलाना, ठीक है। और वर्तमान में अब आपने चलाना सीखा है स्कूटर, तो स्कूटर चलाने में आपका पूर्व ज्ञान है वो यूज़ हुआ है ना, तो इसलिए ये धनात्मक स्थानांतरण है। अगर आप कोई नया काम सीखते हैं उसमें आपका पूर्व ज्ञान यूज़ हो जाता है ना, तो वो धनात्मक स्थानांतरण में कहलाता है। किशोरावस्था बड़े संघर्ष व तूफान की अवस्था है, यह किसने कहा था? यह स्टैनले हॉल ने कहा था। स्टैनले हॉल ने किशोरों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अध्ययन किया है, इन्होंने ही ये बात कही थी। जो किशोरावस्था है बड़े संघर्ष व तूफान की अवस्था है। अपनी आत्मा में देखना ही अंतर्दर्शन है, यह किसने कहा था? ठीक है, यह कहा था टीनचर ने। आप लाइन याद कर लें, अपनी आत्मा में देखना ही अंतर्दर्शन है, ये कहा था टीनचर ने। दोस्तों, आप इसके नोट्स ज़रूर बनाते चलें, नोट डाउन कर लें। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं ऐड हुए तो उसमें कर लें, आपको उसमें नोट्स भी उपलब्ध करा दिए जाएंगे। अगला प्रश्न है आपका टीएटी व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि का प्रकार है? जो टीएटी जो है वो प्रक्षेपी विधि का है। तो टीएटी व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि का प्रकार है? तो वो है प्रक्षेपी विधि का विकार। और टीएटी जो व्यक्तित्व परीक्षण है उसके कौन है जन्मदाता? वो है मुर्रे। अगला प्रश्न है आपका राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान स्थित है? तो राष्ट्रीय जो मानसिक विकलांग संस्थान स्थित है वो है हैदराबाद में। अगला प्रश्न है आपका टॉलमैन का चिन्ह अधिगम का सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जरूर नोट कर लें। इसके मैंने सारे नाम आपको बताए हैं, इसमें देखिए। तो जो टॉलमैन का चिन्ह अधिगम सिद्धांत है वो किस नाम से जाना जाता है? तो जो टॉलमैन का चिन्ह अधिगम सिद्धांत है वो चिन्ह गेस्टाल्ट सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। चिन्ह सार्थकता सिद्धांत या प्रत्याशा सिद्धांत भी इसको कहते हैं। मोस्टली आपने एग्जाम में प्रत्याशा सिद्धांत को देखा होगा, तो इसके कहते हैं। और सप्रयोजन व्यवहारवाद भी इसको कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका किलपैट्रिक द्वारा प्रयोजना विधि का आविष्कार किस वर्ष हुआ? तो वो है 1918 में। देखिए दोस्तों, मैंने प्रश्न इस तरीके से बनाए हैं जो एक प्रश्न में आपके कम से कम 2 या 3 प्रश्न कंप्लीट होते चले हैं। तो इसमें प्रश्न कभी कभी ऐसे भी बन जाएगा प्रयोजन विधि के जन्मदाता कौन है या आविष्कारक कौन है? वो है किलपैट्रिक। और प्रश्न बनता है कि कब हुआ है, किस वर्ष में इसका आविष्कार हुआ है? तो वो है 1918 में। अगला प्रश्न है आपका विलियम वुंड के द्वारा स्थापित स्कूल का नाम है? देखिए, विलियम वुंड ने जो स्थापित किया था स्कूल, उसका नाम है संरचनावाद। और अगली पुस्तक है ये डी एनिमा। ये रचना किसकी है? ये पुस्तक है डी एनिमा और ये रचना है अरस्तु की। अगला प्रश्न आपका पेस्टोलॉजी के 3H संप्रत्यय में, जो पेस्टोलॉजी का 3H संप्रत्यय में H का क्या अर्थ होता है? देखिए, वही बात मैंने आपको बताया कि एक प्रश्न से आप 2-3 प्रश्न बना सकते हैं, गलत नहीं होना चाहिए, इसलिए ध्यान से ज़रूर पढ़िएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ऐसे ही प्रश्न आपको मिलते रहेंगे। देखिए, 3H जो संप्रत्यय है वो सबसे पहले उसके आविष्कारक कौन है? तो आ जाएगा पेस्टोलॉजी, ठीक है। और इसमें H का क्या अर्थ होता है? तो H के इसके 3 अर्थ होते हैं, हेड, हर्ड और हैंड, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है परंतु इतिहास बहुत छोटा है। ये इंपॉर्टेंट कथन है, ये जिसने भी कहा है मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है परंतु इतिहास बहुत छोटा है, ये कहा था एबिंगहॉस ने। तत्परता तथा कार्य सीखने की गति में क्या संबंध होता है? अगला प्रश्न है आपका तत्परता तथा कार्य सीखने की गति में क्या संबंध होता है?
तो जो कार्य सीखने की गति तत्परता के समानुपाती होती है। देखिए कैसे होती है कि जब आप किसी काम को सीखने के लिए तत्पर होंगे, जब आप किसी काम को सीखने के लिए तत्पर होंगे तभी आपको जो सीखने की गति है उसकी बढ़ जाएगी। अगर आप किसी चीज़ को सीखने के लिए तत्पर नहीं है तो आप कितनी भी कोशिश करते रहिए, आपको जल्दी समझ में नहीं आएगा। अगला प्रश्न आपका, जर्मनी के, इसके स्क्रीन को छोटा कर लेते हैं, जर्मनी के लिपजिंग विश्वविद्यालय जहां प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला 1879 में स्थापित की गई, उसका वर्तमान नाम क्या है। देखिए इसमें भी आपके 2 से 3 प्रश्न कंप्लीट हो रहे हैं। सबसे पहले जो प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कब स्थापित की गई, तो वो की गई थी 1879 में। याद रखना है आपको। कहाँ पे की गई थी, तो वो हो जाएगा जर्मनी में, ठीक है। और किस विश्वविद्यालय, वो उसका नाम क्या था उस वक्त, उसका नाम था लिपजिंग विश्वविद्यालय, ठीक है। ये तो 3 आपके एक भी प्रश्न में ही कंप्लीट हो जाते हैं क्वेश्चन। उसके बाद इसका आंसर क्या है, जो लिपजिंग विश्वविद्यालय था उसका वर्तमान में नाम क्या पड़ गया है, तो पड़ गया है कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है आपका, मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी, देखिए मैकडूगल की जो पुस्तक है कौन सी है, आउटलाइन साइकोलॉजी, आपको ये याद रखना है, नोट डाउन करते चलिए। मैकडूगल की पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी में किस शब्द की कड़ी आलोचना की गई है, तो वो शब्द कौन सा है, वो शब्द आपको बताना है। उसका राइट आंसर हो जाएगा, वो शब्द है चेतना। मैकडूगल ने अपनी पुस्तक जो आउटलाइन साइकोलॉजी है उसमें चेतना शब्द की बहुत कड़ी निंदा की है। अगला प्रश्न आपका, थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार क्या है। जो थॉर्नडाइक, देखिए अभी आपको बहुत इजी लग रहा होगा क्योंकि डायरेक्ट आपके सामने आंसर रखा हुआ है। जब आपको ऑप्शंस देंगे तो आप घूम जाएंगे उसमें, इस तरीके से आपके ऑप्शन रखे होंगे, सब आपको सही लगेंगे। तो इसलिए प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और उत्तर को आप नोट डाउन जरूर करते चलें, जिससे आपको ये रट जाए, बिल्कुल गलत ना हो आपका। तो जो थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार किसको माना गया है, चिंतन और कल्पना को माना गया है। अगला प्रश्न आपका, जब शिशु अपनी आँख, कान व हाथ के संबंध में सोचते हैं तो ये कौन से स्तर में शामिल होते हैं, तो ये स्तर है उनका इंद्रिय जनित अवस्था है उनकी, ठीक है। देखिए अब आपको बता दें इंद्रिय जनित अवस्था कैसे, आपको ट्रिक बता देते हैं। इंद्रिय जनित में क्या है, इंद्रियां आती हैं, क्या, तो आँख, कान व हाथ, आप ये मान के चलिए इनकी इंद्रियां हैं। बच्चे जब इनके बारे में सोचते हैं तो इंद्रिय जनित अवस्था में ही सोचेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अगला जो कथन है, तुम मुझे बालक दे दो और मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ, यह दावा किसका है, ये बहुत ज़्यादा आया हुआ प्रश्न है। यह दावा है वॉटसन का। वॉटसन ने कहा था आप मुझे कोई भी बालक दे दो, उसे मैं जो चाहूँ वो बना सकता हूँ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न आपका सामने है, एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने में, देखिए औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने में और समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चा डैश लक्षण को प्रदर्शित करता है। मतलब बच्चा किस लक्षण को प्रदर्शित करता है। देखिए पढ़ने में और समझने की बात कर रहा है, तो सीधी बात, जब पढ़ने की बात हो रही है तो पठन क्षमता होगी, और पठन क्षमता को क्या कहते हैं, डिसलेक्सिया कहते हैं। ऐसे जब गणितीय क्षमता आ जाती है तो उसको डिसकैलकुलिया कहते हैं। देखिए गणितीय क्षमता को क्या कहते हैं, डिसकैलकुलिया। आपको याद रखना है, कैलकुलिया कहते हैं, क्यों कहते हैं, कैलकुलेटर होता है ना, वो मैथ में तो यूज़ किया जाता है, तो आपको ऐसे याद रखना है, जो गणितीय क्षमता है उसको कैलकुलिया कहते हैं। और जो लिखने की क्षमता आ जाती है, देखिए लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, पेन से तो लिखेंगे, और जैसे ग्राफ बनाते हैं वैसे तो करेंगे, ऐसे तरीके लाइन बनती है। तो लिखने की क्षमता जो है वो आ जाती है डिसग्राफिया में, आपको याद करना है। शिक्षा के क्षेत्र में व्यवहारवादियों का सबसे बड़ा योगदान है, किस बारे में सबसे बड़ा योगदान है व्यवहारवादियों का, तो वह है वस्तुनिष्ठता के बारे में। अगला प्रश्न है आपका, शिक्षण अधिगम की सूचना प्रक्रिया यानी इंफॉर्मेशन प्रोसेस जिस अधिगम सिद्धांत से संबंधित है वह है, तो वह है संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत से। अगला प्रश्न है आपका, धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए अधिक उपयोगी सिद्धांत है, तो वो है आपका थॉर्नडाइक का सिद्धांत। जो बच्चे धीमी गति से सीखते हैं उनके लिए सबसे अच्छा है थॉर्नडाइक का सिद्धांत। देखिए जब ऑप्शंस आपको मिलेंगे कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, इसलिए इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन जरूर कर लें। जो बच्चे धीमी गति से सीखते हैं उनके लिए है थॉर्नडाइक का सिद्धांत। अगला प्रश्न है आपका, जेम्स ड्रेवर ने मनोविज्ञान को किस प्रकार का विज्ञान माना है,
जो जेम्स ड्रेवर हैं उन्होंने मनोविज्ञान को किस प्रकार का विज्ञान माना है? तो उन्होंने माना है शुद्ध विज्ञान। ऑप्शन आपको कभी कभी देगा शुद्ध विज्ञान, अशुद्ध विज्ञान, संगत विज्ञान, तो आपको कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं, उन्होंने शुद्ध विज्ञान माना है जेम्स ड्रेवर ने। किसने माना है? जेम्स ड्रेवर ने। अगला प्रश्न है आपका, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? देखिए संज्ञानात्मक विकास की बात हो रही है, ठीक है, संज्ञानात्मक विकास की अगर बात हो रही है तो उसको सबसे अच्छे परिभाषित किया जा सकता है सिर्फ विद्यालय एवं कक्षा में। समझ रहे हैं? जब आपको ऑप्शन दे देगा तो आपको ऑप्शन में परिवार में भी देगा, ठीक है, पड़ोस में भी देगा, घर विद्यालय में भी देगा, तो इस तरीके से आपको कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना। जब संज्ञानात्मक विकास की बात कर रहा है तो उसको सबसे अच्छा परिभाषित कर सकते हैं आप विद्यालय एवं कक्षा में, क्योंकि बच्चा वहीं पर क्वेश्चन आंसर करता है। अगला प्रश्न है आपका, गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही डैश है। मतलब गेट्स ये कहना चाहते हैं कि अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है? तो वो है सीखना। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना कहलाता है। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, जिस वक्र रेखा में प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है, देखिए जिसमें प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है और बाद में यह क्रमशः मंद होती जाती है, तो उस वक्र को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं उन्नतोदर वक्र। देखिए इसमें होता क्या है कि जब बच्चा सीखने की गति में जब तीव्र होती है तो इस तरीके से ग्राफ बनता है। जब सीखने की गति तीव्र है तो बच्चे का ग्राफ ऊपर उठता चला जाता है, ठीक है, और जब वह क्रमशः मंद होता जाता है, सीखने की गति घटती जाती है, तो ग्राफ इस तरीके से डाउन होता चला जाता है। इस तरीके को जो वक्र को कहते हैं वो उन्नतोदर वक्र कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान कौन सा है? जो अनुबंधन की प्रक्रिया है उसमें प्रथम सोपान किसको माना जाता है? तो माना जाता है उत्तेजना को, ठीक है। अगला प्रश्न आपका, संवेग की उत्पत्ति किससे होती है? बहुत इजी प्रश्न है लेकिन कॉमन प्रश्न आता है इसलिए मैंने रखा है इसको। तो संवेग की उत्पत्ति होती है मूल प्रवृत्तियों से। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से आदत क्या होती है? तो आदत होती है पूर्व अनुभवों की पुनरावृत्ति। देखिए आदत क्या होती है? जब हमें किसी चीज़ की आदत हो जाती है। तो आदत का मतलब क्या है? मतलब जो हम पहले काम कर चुके हैं वो हमको अच्छा लगा तो हम उसको बार बार दोहराते हैं, तो यानी पूर्व अनुभवों की जो पुनरावृत्ति हम लोग करते हैं तो वही आदत कहलाती है। अगला प्रश्न आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक N.A. क्राउडर किस प्रकार के अनुदेशन के जनक थे? कौन है? N.A. क्राउडर किस प्रकार के अनुदेशन के जनक थे? तो वो थे शाखात्मक अभिक्रमित अनुदेशन के। देखिए इसको याद करने का तरीका क्या है? क्राउडर यानी यहाँ से आपको पता चल रहा है कौवा, क्रो है ना, यहाँ से आपको क्रो पता चल रहा है। अब क्रो बैठता कहाँ पर है? कौवा कहाँ बैठता? तो शाखा पे बैठता है ना, तो शाखा पे बैठता है ना कौवा। तो N.A. जो क्राउडर हैं उनका कौन सा अनुदेशन है? शाखात्मक, यानी कौवा शाखा पे बैठता है, तो यानी क्राउडर शाखात्मक अभिक्रमित अनुदेशन के जनक माने जाते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की, शायद आपको समझ में आ जाए अच्छे से या कभी भूले ना आप। अगला प्रश्न है आपका, साइमन विने के अगला प्रश्न आपका, साइमन विने के अनुसार बुद्धि क्या है? तो साइमन विने के अनुसार बुद्धि उन्होंने कहा है पहचानने व सुनने की शक्ति है। ऑप्शन पे आपको मिलेगा सिर्फ पहचानने की शक्ति है या सुनने की शक्ति है या इन दोनों से है। तो पहचानने व सुनने की दोनों की शक्ति है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ऐसी ही वीडियो आपके सामने आती रहेंगी। अगर आपको कुछ सुझाव देना है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे सकते हैं। धन्यवाद।